हेलो ऑल। तो आज हम लोग सोशियोलॉजी में एमिली डर्काइम का जो फर्दर कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एमिली डर्काइम भी उसी सोसाइटी में पले बड़े जिस सोसाइटी में अगस्ट कॉम्ट या कार्ल मार्क्स पले बड़े थे। क्लियर? तो यही कारण है कि इनका जो सोशियोलॉजी की तरफ रुझान है उसके लिए भी वही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कार्ल मार्क्स या स्पेसिफिकली अगस्ट कॉम्ट की जो थ्योरी बिल्डिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्ल मार्क्स थोड़े से डिफरेंट अप्रोचेस की बात करता था, लेकिन होपफुली आप लोगों को एक चीज समझ आ चुकी है कि सारे के सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सोसाइटी के अंदर जो सोशल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, सोसाइटी के अंदर जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, हर एक सोशियोलॉजिस्ट जो है उस इंस्टेबिलिटी को एड्रेस करता है। उस इंस्टेबिलिटी को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे समाज के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, इनइक्वालिटी है, उसको रिमूव किया जा सकता है। हर एक का जो गोल है वो यही है कि किस तरीके से हम लोग सोशल इंस्टेबिलिटी से सोशल स्टेबिलिटी की तरफ मूव करें। क्लियर? कि किस तरीके से सोशल इंस्टेबिलिटी से सोशल स्टेबिलिटी की तरफ मूव करें। हर एक ने रास्ता उसका अलग अलग बताया। जैसे अगस्त कॉम्ट ने कहा कि हम लोग क्या करें, हम लोग साइंटिफिक स्टडी करें, यानी कि जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज हैं समाज की, उनको अंडरस्टैंड करें और वो रियलिटीज या जो फैक्ट्स हैं वो हर जगह पे अपने आप को रिपीट कर सके। यानी कि सोशियोलॉजी को एक साइंस की तरह अप्रोच किया जाए, जहां पे ना कोई वैल्यूज हो ना कोई इमोशंस हो, जो चीज सही है उसी चीज को बिल्ड किया जाए और उसी को ही अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग समाज या अलग अलग सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में उसकी मदद ली जाए। अगस्त कॉम्ट ने ये कहा। जो कार्ल मार्क्स था उसने अपनी कन्फ्लिक्ट थ्योरी दी। उसने कहा कि देखिए यार, ये तो होगा ही क्योंकि कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब हैव नॉट्स जो वो आवाज उठाएंगे, रेवोल्यूशन होगा, ना हैव्स होंगे ना हैव नॉट्स होगा, समाज में अपने आप इक्वालिटी आ जाएगी और समाज जो इंस्टेबिलिटी थी वो कहां पे कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली जो सोशल स्टेबिलिटी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो कार्ल मार्क्स था, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन से धर्म की बात करो, क्लासेस की बात करो, उनको बिल्कुल खत्म करने की बात करता था। तभी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स समाज के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती थी। जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एमिली डर्काइम के बारे में पढ़ा, तो एमिली डर्काइम जो है वो अपने फंक्शनलिस्टिक इन अप्रोच है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मैरिज है, रिलीजन है, क्लासेस हैं, ये इनको खत्म करने की बात नहीं करते हैं, ये इनमें चेंजेस लाने की बात करते हैं कि इनमें अगर हम लोग चेंजेस इंट्रोड्यूस कर देंगे तो अपने आप जो समाज या सोसाइटी है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर? तो हर एक का जो रास्ता है, हालांकि जो एमिली डर्काइम है वो एमिली डर्काइम कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था। एमिली डर्काइम जो है वो अगस्ट कॉम्ट की जो थ्योरी है कि जो सोशियोलॉजी है उसको साइंस की तरह अप्रोच करना चाहिए, उसको वैल्यू फ्री तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, फिर जाके थ्योरी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग अगस्ट कॉम्ट की अप्रोच भी देखते हैं टुवर्ड सोशियोलॉजी या टुवर्ड थ्योरी बिल्डिंग, तो वहां पे अगस्ट कॉम्ट जो है वो सोशियोलॉजी को एक साइंस की तरह ही अप्रोच करता है। और अगस्ट कॉम्ट जब कुछ ऐसे, या जो एमिली डर्काइम है वो कुछ एक ऐसे लॉज बनाने की कोशिश करता है जो वैल्यू फ्री हो, यानी कि वो हर एक सोसाइटी में उनको हम रिलेट कर सके, उन लॉज को हम लोग इंप्लीमेंट कर सके। क्लियर? तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन जो अगस्त कॉम्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को अप्रोच किया, तो उसी तरह की अप्रोच जो है वो हम लोगों को एमिली डर्काइम के टाइम पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो एमिली डर्काइम की पूरे की पूरी थ्योरी है, जो एमिली डर्काइम की थ्योरी है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो सोशल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। अब यहां पे आप थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि देखिए समाज है, सोसाइटी है, जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्व होगा 100% साइंस हो ही नहीं सकती है। और जब हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वेदर सोशियोलॉजी इज साइंस और नॉट, तो वहां पे हमने सारे के सारे जो आर्गुमेंट्स थे उनके बारे में डिस्कशन कर ली थी। सबसे पहले आप सोशल फैक्ट का मतलब समझो, और उसके साथ साथ एमिली डर्काइम को ये जो आइडिया थे कहां से आया वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए हुआ क्या कि जब एमिली डर्काइम ने देखा कि यार जो फ्रेंच सोसाइटी है, ये जो जर्मन सोसाइटी है, इसमें बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना सोशल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, भुखमरी है, इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, लोग मर रहे हैं बहुत बुरे हाल से। तो एमिली डर्काइम ने जब उन कारणों को जो उन कारणों के जो रीजंस हैं उनको खोजने का सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर एमिली डर्काइम ने समाज या सोसाइटी को स्टडी करना शुरू किया और उसके बेसिस के ऊपर उसने अपनी कुछ थ्योरी बिल्डिंग की। लेकिन एमिली डर्काइम जो है वो नेचुरल साइंसेस से
जो हमारी नेचुरल साइंसेज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। वो इसलिए प्रभावित था क्योंकि इन सोशल साइंसेज में हम लोगों को प्रॉपर वेल डेवलप्ड लॉज या हम लोगों को फैक्ट्स देखने को मिलते थे। फैक्ट्स का मतलब क्या है कि जो चीज सही है वो सही है, कि अगर थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सॉरी, अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दैट्स इट। क्लियर, उसमें कुछ लेफ्ट राइट नहीं है, वो कहीं पे भी अपने आप को रिपीट करेगा। तो जो एमिली डर्कहाइम है वो भी सोशियोलॉजी में इसी तरह के जो फैक्ट्स हैं वो डेवलप करना चाहते थे, जो फैक्ट हर तरह के समाज के लिए सही हो, हर तरह के समाज के लिए ट्रू हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बार बार इसका जिक्र कर चुका हूं इसलिए मैं इस एग्जांपल को फिर से यहां पे दे रहा हूं। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एमिली डर्कहाइम ने, वैसे हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कल वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में, कि किस तरीके से एमिली डर्कहाइम जो है वो सुसाइड के बारे में प्रॉपरली लिखता है। अब सुसाइड क्या है, एक समाज का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। एमिली डर्कहाइम उसको स्टडी कर रहा है कि सुसाइड हो क्यों रहा है। जब एमिली डर्कहाइम सुसाइड को स्टडी करेगा तब वो एक प्रॉपर लॉ बनाने की कोशिश करेगा कि सुसाइड के ये 4 रीजंस हैं। अब जब वो 4 रीजंस को आइडेंटिफाई करेगा तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो समाज में पूरा ऑब्जर्वेशन करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा, फिर देखेगा कि क्या वो चीज हर जगह सही है या नहीं है। तो जब एमिली डर्कहाइम जो है वो डेनमार्क की सोसाइटी को स्टडी करेगा, जर्मन सोसाइटी को स्टडी करेगा, फ्रेंच जो सोसाइटी है उसको स्टडी करेगा, या उसके साथ साथ जो बेल्जियम है उसको स्टडी करेगा, इंग्लैंड को स्टडी करेगा, तो वहां पे उसको रियलाइजेशन होगी कि देखिए हर जगह के ऊपर जो सुसाइड है उसके 4 रीजंस हैं, हर जगह पे सेम कारण। क्या कारण है जी? इंडस्ट्रियलाइजेशन कारण है। क्या कारण है जी? जो प्रोटेस्टेंट है वो ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं एज कंपेयर टू कैथोलिक्स। अर्बन एरियाज में ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो आसान भाषा में उसने 3-4 फैक्टर बता दिए जो हर तरह का जो समाज, हर तरह की जो सोसाइटी थी उसके लिए ट्रू थे। आसान भाषा में, अब सुसाइड को अगर मान लो मैंने इंडिया में देखना है, या मान लो सुसाइड को मैंने पाकिस्तान में देखना है, मैंने अफगानिस्तान में देखना है, मैंने अफ्रीकन कंट्रीज में देखना है, तो मैं सबसे पहले एमिली डर्कहाइम की जो लॉ है या थ्योरी है जो उसने लिखी हुई है ऑन सुसाइड उसको पिक करूंगा, वहां से मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा। हालांकि जो सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो कभी कभी चीजें जो वो 100% रिपीट नहीं हो पाती। लेकिन यूरोपियन सोसाइटी जिसके लिए एमिली डर्कहाइम ने अपनी थ्योरी को बिल्ड किया, वहां पे हर चीज जो हम लोगों को एग्जैक्टली रिपीट होती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जैसे मान लो सुसाइड के बारे में रिसर्च हो रही है, तो सुसाइड के ऊपर एक प्रॉपर लॉ बन गया कि जी सुसाइड होने के 4 कारण हैं। तो कल को जो वहां की सरकार है, गवर्नमेंट से उन 4 कारणों को बेटर करने की कोशिश करेगी कि जी वो कारण ना रहे, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी या समाज के अंदर जो है वो हम लोगों को स्टेबिलिटी आती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ रही है? डन? तो यहां पे समझिए, तो जब एमिली डर्कहाइम प्रॉपर अपनी थ्योरी बिल्डिंग शुरू करेगा, तो एमिली डर्कहाइम की जो कोशिश रहेगी वो रहेगी सोशियोलॉजी के अंदर सोशल फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करना, सोशल फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करना। तो जब हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में भी पढ़ा, या जब हम सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे, या जब हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका जो बेसिक प्रीमाइस था, बेसिक प्रीमाइस क्या था उसका? सोशल फैक्ट्स। जो एमिली डर्कहाइम है वो हम सब लोगों को सोशल फैक्ट्स देना चाहता था। सोशल फैक्ट का मतलब, या फैक्ट का मतलब इन जनरल भी यही रहता है, एक ऐसी चीज जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है, जहां पे कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि कोई इमोशंस नहीं होते हैं, जो कंप्लीटली रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे साइंस में हम लोगों को अलग अलग तरह के जो कानून, अलग अलग तरह के लॉज, अलग अलग तरह के फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो एमिली डर्कहाइम की जो अप्रोच है टुवर्ड सोशियोलॉजी वो कंप्लीटली साइंटिफिक रहेगी, वो इसको एक साइंस की तरह ही अंडरस्टैंड करेगा। तो जो इसने कंसेप्ट पिक किया जिसके बेसिस के ऊपर ये सोशल थ्योरीज अपने डेवलप करेगा, जो डिवीजन ऑफ लेबर लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, वो भी इसी एस्पेक्ट के ऊपर था, या इसी कंसेप्ट के ऊपर था। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? उस कंसेप्ट का नाम है सोशल फैक्ट। क्लियर? अब यहां पे एमिली डर्कहाइम इस चीज को जरूर कंसीडर करेगा कि देखिए ह्यूमन इन्वॉल्व है सोसाइटी में, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी थ्योरी जो है एटलीस्ट यूरोपियन सोसाइटी के लिए काफी हद तक हम लोगों को ट्रू या सही देखने को मिली। पहली बात क्लियर होगी सब लोगों को? क्लियर? लेकिन आज का जो लेक्चर है वो हमारा सोशल फैक्ट के ऊपर ही आधारित रहेगा। बस सोशल फैक्ट को थोड़ा सा समझाना जो है वो आप लोगों को जरूरी था। इससे पहले हम सोशल फैक्ट को पढ़े, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, या लास्ट लेक्चर का एक डिवीजन ऑफ लेबर का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम कवर कर लेते हैं। फिर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सोशल फैक्ट, उसके ऊपर हम लोग मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर को देखा,
और डिवीजन ऑफ लेबर को सॉलिडरिटी के साथ लिंक किया और वहां पे देखा हमने प्रॉपर्ली ट्रेस किया कि कौन सी सोसाइटी है, किस तरह की सॉलिडरिटी होगी और किस तरह के लॉज जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोगों को रेस्टिट्यूटिव लॉ देखने को मिलेंगे, हम लोगों को रिप्रेसिव लॉ देखने को मिलेंगे। तो वहां पे तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको एक परफेक्ट कंसेप्ट के रूप में हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन उसके साथ साथ जो एमडी डर्कहाइम है उसने डिवीजन ऑफ लेबर के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज के बारे में भी लिखा। उसने कहा कि देखिए, जब सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या आप मानिए जब सोसाइटी इन ट्रांजिशन है, जब आपकी सोसाइटी इन ट्रांजिशन है, उस स्पेसिफिक टाइम पे डिवीजन ऑफ लेबर में हम लोगों को कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, कुछ इश्यूज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो इश्यूज, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस थी उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसको एबनॉर्मल फॉर्म्स का नाम दिया, एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि नॉर्मली डिवीजन ऑफ लेबर में जो चीजें नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब ट्रांजिशनल स्टेट थी वहां पे हम लोगों को वो चीजें देखने को मिली। क्लियर? जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी जो है वो आपके एबनॉर्मल फॉर्म्स है। क्लियर है? क्या क्या जो इश्यूज है डिवीजन ऑफ लेबर से हम लोगों को ट्रांजिशनल स्टेट में देखने को मिले। अब ढंग से सुनना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी स्टोरी होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो यूरोपियन सोसाइटी हुआ करती थी बिफोर रेनेसां, क्लियर, एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, क्लियर, रूरल सोसाइटी थी, रिलीजियस सोसाइटी थी। ये देखा था हम लोगों ने, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी कंप्लीट होगी तो यूरोपियन सोसाइटी जब अर्बनाइज्ड सोसाइटी होगी, क्लियर, इसके साथ साथ जब वहां पे इंडस्ट्रीज होनी शुरू होगी, डेवलप इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर, और साथ में जो रिलीजन है उसकी इंपॉर्टेंस उस सोसाइटी या उस समाज में बहुत ज्यादा कम होनी शुरू होगी। अब देखिए, ये वाला जो सेक्शन था सोसाइटी का, ये वाला जो सेक्शन था सोसाइटी का, यहां पे भी हम लोगों को सॉलिडैरिटी देखने को मिलती थी, जिसको हम लोगों ने मैकेनिकल सॉलिडैरिटी का नाम दिया था। और जब दूसरा फेज है, जब प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, मॉडर्न सोसाइटी की मैं बात करूंगा, यहां पे भी मेरे को सॉलिडैरिटी देखने को मिलती है। देखिए, सॉलिडैरिटी का सिंपल सा मतलब समझिए, सॉलिडैरिटी का मतलब है कि समाज जो है वो अच्छा काम कर रहा है, समाज के अंदर जो वो स्टेबिलिटी है, समाज में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। क्लियर? इवन दो यहाँ पे कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग खुश नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सोसाइटी को देखते थे इस टाइम पे भी, तो सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, जहां पे मास्टर और स्लेव के बीच का रिलेशन बिल्कुल क्लियर था। सबको पता था कि कौन जो है वो रूल करेगा, किसका जो एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो समाज या सोसाइटी में कोई बड़े ज्यादा कंफ्लिक्शन, टसल्स, टेंशन जो है वो देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन हुआ क्या कि जब धीरे धीरे यूरोपियन सोसाइटी के अंदर जो रेनेसां का टाइम पीरियड आया और कुछ लोगों ने अपने जो मास्टर्स हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, तो सोसाइटी के अंदर टेंशंस जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होनी शुरू हुई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है वो रूरल एरिया से जो सो कॉल्ड तुम्हारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया। इंडस्ट्रियल एरिया में जब वो शिफ्ट करेंगे तो इनिशियल स्टेजेस पे हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में इतना ज्यादा डिवीजन होगा, यानी कि जो बिजनेसमैन होगा उसके लिए भी नई चीजें, इतना पैसा उसने भी कभी नहीं देखा है, और जो इंडिविजुअल अभी तक लेबर में या रूरल एरियाज में ही काम कर रहा था, काफी लोग सर्व्स की तरह या स्लेव्स की तरह काम कर रहे थे। जब वो लोग एक इंडस्ट्रियल रीजन में आएंगे और उनको जब वो मनी या डायरेक्टली पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तब वो उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि उनके लिए एक डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। उसी तरह से जो इंडस्ट्री का ओनर होगा उसके लिए भी डिफरेंट तरह की एक्टिविटी होगी, क्योंकि उससे पहले तो सारे के सारे लोग जो एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर का ही पता था। तो ये जो ट्रांजिशनल स्टेट होगी, यहां पे सारी की सारी चीजें जो है वो गड़बड़ाना शुरू हो जाएंगी, कि सोसाइटी को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे सोसाइटी के अंदर जो वो स्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि सारी चीजें बहुत जल्दी हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद या इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, क्लियर। तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जिसको जो काम मिल रहा है या जिसको जो काम दिया जा रहा है वो उस काम को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सोसाइटी अपनी जरूरतों के हिसाब से लोगों को काम देती थी, लेकिन यहां पे जो सोसाइटी है या सोशल कंट्रोल है वो धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो गया।
जैसे यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते थे, सोशल कंट्रोल जो था वो काफी ज्यादा था, काफी बेटर था, सोसाइटी की जो नॉर्म्स थे उनको सब लोग फॉलो करते थे, कोई भी गलत काम में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, अगर कोई गलत काम में इन्वॉल्व होता था तो जो सोसाइटी है वो अपने आप उसको सजा दे देती थी, जिसके कारण एक प्रॉपर डेकोरम जो है वो एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर मौजूद रहता था। लेकिन जब लोग धीरे धीरे अर्बन एरिया में जाने शुरू हुए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग एरिया से आए हैं, हर एक का अपना रहने का तरीका अलग है, हर एक का आपका खाने का तरीका अलग है, हर एक इंसान जो वो डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग जगहों से यहाँ पे आया हुआ है। तो जब अलग अलग कल्चर के लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे होंगे तो सोसाइटी को पूरी शेप में आने में, जहां पे सोसाइटी उन कल्चर्स को जब अपने अंदर एसिमिलेट करे, फिर उन लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करे, उसमें लगेगा टाइम। ऐसा तो है नहीं कि लोग इकट्ठे हुए और सोसाइटी इतनी स्ट्रांग है कि आज ही सब लोग जो है वो एक सोसाइटी का हिस्सा बन गए और सब लोगों ने अपने नॉर्म्स रूल्स बनाने शुरू कर दिए और सारे लोग उसको फॉलो करें, लोग उसको स्टार्टिंग में फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर? तो एमले डर्काइम ने यही कहा कि जो ट्रांजिशनल फेज है, जो ट्रांजिशनल फेज है जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो जाएगी, लोगों को हर एक को, जो बिजनेसमैन है या जो वर्कर्स हैं उन सबको अच्छे जो है वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा या वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, उसके बीच का जो एक फेज होगा जहां पे सोसाइटी जो बहुत अनकंट्रोल्ड ग्रोथ थी ड्यू टू अर्बनाइजेशन या ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को जो सोसाइटी या समाज है वो उसको अपने नॉर्म्स में बांध नहीं पाएगा और कुछ ऐसा समय रहेगा जहां पे हमें सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि जो अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे हम लोगों को एक एबनॉर्मल फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी, जहां पे जो सॉलिडेरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉलिडेरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर सॉलिडेरिटी कम होगी तो ऑब्वियस बात है एक इंडिविजुअल दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ किसके बारे में सोचेगा, अपने बारे में। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, क्योंकि एक या किसी भी एक इंडिविजुअल की, देखिए फर्क क्या है, जब इंसान पूरी सोसाइटी में रहता है तो सबके बारे में सोचता है, क्लियर की चलिए सबको मिलना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। लेकिन ऐसी सोसाइटी जहां पे सॉलिडेरिटी कम हो गई क्योंकि इंडिविजुअल एक दूसरे को नहीं जानते, डिफरेंट कल्चर्स के आए हुए हैं और अभी सोसाइटी ने अपने नॉर्म्स वैल्यूज जो वो डेवलप नहीं की हुई हैं, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो सोसाइटी है वहां पे इंडिविजुअल जो है वो दूसरे को जानते नहीं, तो दूसरे के बारे में क्यों सोचेगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, जिससे बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो हम लोगों को इंडिविजुअलिज्म देखने को मिलता है। और इंडिविजुअलिज्म सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है मैं अपने बारे में सोचूंगा, इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि वहां पे कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा होंगे दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ। तो जो यूरोपियन सोसाइटी थी वहां पे देखा गया कि जो ट्रांजिशनल टाइम पीरियड था वहां पे डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, लोग बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे थे। तो ये जो सुसाइड ज्यादा हो रहे हैं, डाइवोर्स बड़े ज्यादा हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कैपिटलिस्ट के जो वर्कर्स हैं और जो इंडस्ट्रियल ओनर्स उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो रीजंस है वो इसलिए है क्योंकि जो सोसाइटी है वो ट्रांजिशनल स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो क्योंकि सोसाइटी ट्रांजिशनल स्टेट में स्टेबल नहीं है, यही कारण है सोसाइटी में हम लोगों को सुसाइड, हम लोगों को डाइवोर्स, हम लोगों को कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्लियर? तो देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की तो हमने प्रिमिटिव सोसाइटी पढ़ी जो कलेक्टिव कॉन्शियस से चल रही थी, और हमने मॉडर्न सोसाइटी बनी जो आपकी ऑर्गेनिक जो सॉलिडेरिटी है या डिवीजन ऑफ लेबर है उससे चल रही थी। तो एमरे डर्काइम जो है, क्योंकि जिस टाइम पे वो बड़ा हो रहा था, जहां से उसका इंटरेस्ट आया पूरी की पूरी जो समाज है या सोसाइटी है उसको अंडरस्टैंड करने का, वो आया ट्रांजिशनल टाइम पीरियड में। तो ट्रांजिशनल टाइम पीरियड पे जो इंस्टेबिलिटीज थी उसको भी उसने एड्रेस करना था, तो उसको भी उसने डिवीजन ऑफ लेबर के साथ लिंक किया कि जब डिवीजन ऑफ लेबर में क्लैरिटी नहीं होगी तो सोसाइटी में हमें बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेगी। और डिवीजन ऑफ लेबर में एबनॉर्मलिटी या क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि समाज या सोसाइटी जो है अभी धीरे धीरे इकट्ठे होकर अपने नॉर्म्स को बिल्ड कर रही है, उसको बिल्ड करने में टाइम लगेगा। जैसे वो बिल्ड कर लेगी तो हम लोगों को एक वेल डेवलप्ड अर्बन सोसाइटी, एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी जो है वो या मॉडर्न सोसाइटी देखने को मिलेगी जहां पे लोगों के अंदर फिर से सॉलिडेरिटी होगी। और ये सॉलिडेरिटी ही एक वो कॉमन एलिमेंट है जहां पे हम सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जहां पे हर एक इंसान दूसरे के जो एफर्ट्स उनको अप्रिशिएट करता है, वो दूसरे के लिए काम कर रहा है क्योंकि दूसरा उसके लिए काम कर रहा है। इस तरह का जो थॉट है, इस तरह की जो थिंकिंग है वो उसका जो माइंड है उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर? तो डिवीजन ऑफ लेबर में जो एनॉमली है
क्लियर, या एबनॉर्मेलिटी है, उसके बारे में जो है वो जो एमिली डर्कहाइम है उसने जिक्र किया, और जो पूरी की पूरी एबनॉर्मेलिटी है वो इसी स्पेसिफिक ट्रांजिशनल टाइम पीरियड की। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? क्लियर, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? तो देखिए जी, तो तीन तरह की एबनॉर्मल फॉर्म्स की बात की इसने। सबसे पहले इसने कहा एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। तो एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? एनोमिक का मतलब होता है नॉर्मल लेसनेस, ठीक है, जहां पे कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, जहां पे सोसाइटी के नॉर्म्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा, जहां पे बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक इंसान हो चुका है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसकी जो सीमाएं हैं सोचने की वो अनलिमिटेड होती है, वो चाहता है उसको सब कुछ ही मिल जाए। जब सोसाइटी उसको बोलती है या वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली सोचना शुरू कर देता है, तब वो सबके बारे में सोचता है, और अनलिमिटेड जो रिसोर्सेज हमको एक्वायर करने की चाहत जो है उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो नॉर्मल लेसनेस थी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जहां पे सॉलिडेरिटी हम लोगों को बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही थी, उसको हम लोग कह देते हैं दैट इज एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा क्या होगा यहां पे? जब आपका एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो अपनी मर्जी से हुई है, क्लियर, सोसाइटी के जो नॉर्म्स या लॉज है वो उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो लेबर है उसके बीच में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन होगी, बहुत ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन जो हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। पुअर कोऑर्डिनेशन होगी तो क्या होगा? कंफ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई और झगड़ा जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। सबसे बड़ी बात है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि जब हमने डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट पढ़ा था तो क्या था कि सोसाइटी अपने आप ही सामने वाले को जो है वो इस तरीके से ढाल देती है कि उसको लगता है कि उसने ये काम करना है क्योंकि सबके लिए जरूरी है। लेकिन जब हम लोगों को एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है डिवीजन ऑफ लेबर में, जो कि ट्रांजिशनल फेज में हुआ, तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर होती है। फोर्स्ड का मतलब क्या है कि जहां पे इंडिविजुअल को जबरदस्ती, क्योंकि पता ही नहीं, रोल क्लैरिटी नहीं है ना कि कौन क्या काम करेगा, तो यहाँ पे किसी से कुछ भी करवाया जा रहा है, चाहे उसका इंटरेस्ट वो काम करने में है या नहीं है, चाहे उसको लग रहा है कि सोसाइटी उससे वो काम करवाना चाह रही है, नहीं करवाना चाह रही है, फिर भी उसको जो है वो ये काम करना पड़ेगा। और जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका कंसेप्ट सिंपल सा क्या है कि सोसाइटी अपने आप ही इंडिविजुअल्स को इस तरीके से नर्चर करती है, इस तरीके से डायरेक्शंस देती है कि वो अपना काम खुद ब खुद करते हैं, और उनको लगता है कि उनकी जिम्मेवारी है, और उनको वो काम करने में जो है वो अच्छा भी लगता है, उनको काम करने में जो वो मजा भी आता है। क्लियर? लेकिन जब हम लोग एबनॉर्मलिटी देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में, तब हम लोगों को इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती है। पहले नॉर्मल लेसनेस होती है, कोई नॉर्म्स नहीं होते, क्योंकि जब भी हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की, दो सोसाइटीज के बारे में जिक्र किया, एक प्री इंडस्ट्रियल एरा है, एक पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा है, ये इंडस्ट्रियल एरा है, तो वहां पे हमने देखा था कि लोगों में सॉलिडेरिटी थी, एक में बहुत ज्यादा नहीं थी, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी थी, क्योंकि सबको पता था एक दूसरे के लिए तो तीसरे चौथे का काम करना जो है वो जरूरी है। क्लियर? लेकिन जब एबनॉर्मल सिचुएशन आती है तब वहां पे एनोमी भी देखने को मिलती है, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी पुअर होती है, और उसके साथ साथ फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलती है। लेकिन एमिली डर्कहाइम कहता है कि ये ट्रांजिशनल फेज है, और साथ में एक चीज समझिए कि इसको समझाने का मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर को अगर आप प्रॉपरली चलाना चाहते हो, डिवीजन ऑफ लेबर को अगर आप प्रॉपरली आगे देखिए, आज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में इश्यू आ रहा है, बीच में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है, तो फिर भी थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक को, आज लेक्चर आई थिंक बड़ा ज्यादा लंबा नहीं ले पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को एटलीस्ट हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो सोशल फैक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करनी थी, उसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो डिवीजन ऑफ लेबर है, अभी तक दो ही तरह की सॉलिडेरिटी की एमिली डर्कहाइम ने जिक्र किया था, लेकिन उसके साथ साथ उसने जो एबनॉर्मेलिटी है इन डिवीजन ऑफ लेबर जो हम लोगों को ट्रांजिशनल फेज में देखने को मिलती हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया। जहां पे सबसे पहले उसने एनोमिक डिवीजन की बात की, यानी कि किसी तरह का नॉर्म वगैरह जो वहां पे फॉलो नहीं किया जा रहा है, इंडिविजुअल जो वो बहुत ज्यादा जो है वो सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। दूसरा क्या है कि अगर ऐसी डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलेगा तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, आउटपुट बेटर आ पाएगी, और उसके साथ साथ जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट, बहुत ज्यादा टेंशन हम लोगों को देखने को मिलेगी। सिमिलरली जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो कभी वॉलंटरी या सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं होगा, वो हमेशा इंसान या हमेशा इंडिविजुअल के ऊपर जो है उस डिवीजन ऑफ लेबर को क्या किया जाएगा? इंपोज किया जाएगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर का एक ट्रांजिशनल फेज भी है जिसके बारे में हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो इसी के साथ जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट है वो हुआ खत्म। अब एक चीज ध्यान रखना, चाहे मैं डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ाऊं आपको,
सुसाइड पढ़ेंगे, सुसाइड के बारे में हम देखेंगे, रिलीजन के बारे में हम देखेंगे। ये सारे के सारे जो थ्योरी बिल्डिंग है, कंसेप्ट बिल्डिंग जो कि एमले डर्काइम ने की है, ये सारे के सारे बिल्डिंग हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट के ऊपर जब आधारित है, तो जब हम लोग सोशल फैक्ट को कवर कर लेंगे तो ये सारे के सारे जो जर्नी है, जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, वो आप लोगों को पता चल जाएंगे। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आई? अब जल्दी से एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका क्रिटिसिज्म क्या है। ध्यान रखिए, हम लोगों को किसी भी एक थिंकर के जो कंट्रीब्यूशन है और उसके साथ साथ उसका क्रिटिसिज्म क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वहां पे हम लोगों से इस तरह के सवाल जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, है ना। तो जब क्रिटिकली एनालाइज है, क्रिटिकली एग्जामिन है, डिस्कस है, या हो सकता है कि डायरेक्टली क्रिटिसिज्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए, तो आप लोगों को एनालिसिस के लिए इसके जो नेगेटिव साइड है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज हम लोग जो डिवीजन ऑफ लेबर जो कि एमले डर्काइम के द्वारा प्रपोज किया गया, उसको किन किन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, चाहे मैं रॉबर्ट मोर्टन की बात करूं, ठीक है, या बाकी जो अलग अलग थ्योरिस्ट हैं, यूके के हैं, अमेरिकन हैं, उन्होंने जो है वो इस थ्योरी को कुछ वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर जो वो क्रिटिसाइज किया। तो सबसे पहले जो हम लोग उनके बारे में देख लेते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, देखिए उनके बारे में तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, लेकिन आपको अभी तक डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ के क्या आइडिया लगा कि डिवीजन ऑफ लेबर में, या डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि देखिए जब हमने शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ लेबर जो वो इकोनॉमिस्ट भी सोचते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो जरूरी है, बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट ये लोगों ने खुद ब खुद एज पर देयर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट है उसको डेवलप किया है। लेकिन एमले डर्काइम कहता है कि नहीं जी, ये सोसाइटी का, ये सोशल फैक्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, ये समाज ने सोसाइटी से ही, सोसाइटी की जो जरूरतें हैं उनके अकॉर्डिंगली ही जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको कवर किया गया है, उसको डेवलप किया गया है। डिवीजन ऑफ लेबर नाम का कंसेप्ट हम लोगों को सोसाइटी या समाज के अंदर देखने को मिलता है, जिसको सॉलिडेरिटी के बेसिस के ऊपर एमले डर्काइम ने हम सब लोगों को समझाया। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होपफुली आप लोगों को क्रिटिसाइज ऐसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो ये भी तो हो सकता है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीमेंट बना रही है, एक फैक्ट्री सीमेंट बना रही है, एक फैक्ट्री पेंट बना रही है, क्लियर, एक फैक्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बना रही है। तो हर एक फैक्ट्री के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्किल सेट की, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पेशलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है। तो बेटर यही होगा कि शायद डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सोसाइटी से नहीं, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट से ओरिजिनेट होती है। एक डिवीजन ऑफ लेबर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये साइंस है, क्लियर, या एक सोशल फैक्ट है जो अपने आप को हमेशा रिपीट करेगा, या हर जगह पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर ऐसी ही देखने को मिलेगी, तो शायद ये सही नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने उन कंसेप्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया था, हमने उन एस्पेक्ट्स को भी कवर किया था जहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारी सोशियोलॉजी है वो एक साइंस नहीं है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। क्लियर? दूसरी चीज आप लोगों को क्लियर होगी ना। तीसरा जो है वो यहाँ पे एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि जो आपके एमले डर्काइम है, ये डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट को समझाने के लिए पूरे के पूरे जो सोसाइटी या समाज है उसको दो अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? एक बोल रहे हैं जी ये इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, और दूसरी समझा रहे हैं हम लोगों को कि प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, जहां पे सॉलिडेरिटी का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। ये तो सिर्फ यूरोपियन सोसाइटी को पिक कर रहे हैं। अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूंगा, स्पेसिफिकली मैं ट्राइबल सोसाइटी की बात करूंगा, तो वहां पे तो हम लोगों को कंसेंसस कंसाइंस जो है वो देखने को नहीं मिलती है, कलेक्टिव कंसाइंस देखने को नहीं मिलती है। ट्राइबल सोसाइटी में तो बहुत सालों से ऐसा रहा है कि एक ट्राइबल लीडर है, वही सबके नाम पे जो है, या सबके डिसीजन मेकिंग जो है उसी के पास सेंट्रलाइज्ड है। वहां पे तो किसी तरीके की जो वो कलेक्टिव कंसाइंस मौजूद नहीं है। तो आसान भाषा में जो एमले डर्काइम है उसने बहुत ही एक नैरो सोसाइटी जो है वो उसको पिक किया, और उसके बेसिस के ऊपर जो वो अपनी थ्योरी बिल्ड की। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी इवन प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज भी हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो इस तरीके से जो आप लोग एमले डर्काइम जो है उनकी जो थ्योरीज हैं उनको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जो वो क्या कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो एमले डर्काइम का क्रिटिसिज्म, सबसे पहले जो माइकल क्लार्क हैं, इन्होंने यही कहा
कि जो नॉन इंडस्ट्रियल, अब देखो यार आप लोगों को अपने ऑप्शन के लिए नाम वगैरह जो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही आपके आंसर को ज्यादा बेटर बनाएगा, यही आपका आंसर जो है उसको ज्यादा इंपैक्टफुल बनाएगा। क्लियर? तो डिवीजन ऑफ लेबर की अगर मैं बात करूंगा तो जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है उसकी रेंज बहुत ब्रॉड है, लेकिन जो एमिली डर्कहाइम है उसने इसकी रेंज को बहुत नैरो कर दिया, बहुत कंसाइज कर दिया, जिससे हम लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ सॉलिडेरिटी या ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर स्पेसिफिकली इन प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी देखने को नहीं मिलता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है वो आ गया आपका एलियट फ्रिट्सन। तो एलियट फ्रिट्सन ये वो है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। इन्होंने कहा कि देखिए जो डिवीजन ऑफ लेबर है दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर इज क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्री। क्लियर? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत है, उसने मैनेज करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको डेवलप किया, उसको क्रिएट किया। क्लियर? रॉबर्ट मर्टन की अगर मैं बात करूंगा तो रॉबर्ट मर्टन जो है उन्होंने सिंपल सी बात यही कही कि देखिए जो सोशियोलॉजी है या जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्व है, सोसाइटी है, उसको कभी साइंस के तरह पिक किया ही नहीं जा सकता है। तो एमिली डर्कहाइम ने जो डिवीजन ऑफ लेबर को एक फैक्ट, एक साइंटिफिक फैक्ट के रूप में जो है या सोशल फैक्ट के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और इसको कुछ एक लॉज में जो है वो बांधा है, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, जब डिवीजन ऑफ लेबर को हम लोग पढ़ते हैं ना, क्योंकि देखिए आजकल जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ा जाता है, तो जब हम एमिली डर्कहाइम की राइटिंग को पढ़ते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन, वहां पे वुमेन का जिक्र नहीं किया जाता है। तो कुछ फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनमें है जेनिफर लेहमन, तो उन्होंने जो है वो एमिली डर्कहाइम जो है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो थ्योरी है, उसको इसी बेसिस के ऊपर जो क्रिटिसाइज किया है कि जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है उसको किसी भी तरह की जो इंपॉर्टेंस या तवज्जो जो है वो एमिली डर्कहाइम के द्वारा नहीं दी गई है। क्लियर? तो ये जब हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे, तो हम लोगों के पास जो है वो इस तरह की जो बेसिक जानकारी है वो जरूर होनी चाहिए। और आप लोगों ने देखिए ऑप्शन की गेम यही है, जो पेपर 1 रहता है वो बहुत हैवी होता है। क्लियर? क्योंकि इसमें अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग लोगों के नाम जब हम लोगों को याद करने पड़ते हैं। पेपर 2 नंबर कम आ रहे हैं आजकल, पर होता बहुत आसान है। इसको बेटर आंसर लिखने के लिए हम लोगों को पेपर 2 में भी इवन की या जो थिंकर्स के अलावा हमारे बाकी टॉपिक भी हैं पेपर 1 के अंदर, उनमें अच्छा आंसर लिखने के लिए जो जो थिंकर्स हम लोग पढ़ रहे हैं या जिन जिनको साइट कर रहे हैं, जिन जिनको हम कोट कर रहे हैं, इनका नाम आपने याद करना है। यहाँ पे आपको स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात क्या है कि ऑप्शनल में जो मार्क्स की रेंज है ना वो बहुत वेरी कर रही है आजकल। जहां पे एक साइड जो है वो 130 140 नंबर भी आ रहे हैं और दूसरी साइड जो वो 90-100 नंबर ही आ रहे हैं। तो 40 नंबर का गैप जो है वो जीएस से कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। ऑप्शनल जो है वो मेक और ब्रेक होता है। क्लियर? ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस बार तो इंटरव्यू में लोगों के नंबर बहुत कम आए हैं, मतलब 80-85 के आसपास है, लेकिन फिर भी उनकी सिलेक्शन जो है वो देखने को मिली, क्योंकि उनके ऑप्शनल में जो है वो बहुत अच्छा स्कोर, तो ऑप्शनल में जो उनके मार्क्स जो है वो बहुत ही ज्यादा थे। क्लियर? तो आप लोगों ने जो है वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को जो वो ध्यान रखना है। वैसे तो आज टॉपिक मैंने सोशल फैक्ट्स भी कवर करना था, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। क्लियर? तो आज आप इस टॉपिक को कवर करिए। जो नोट्स मेरे होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के नोट्स जो हैं वो भी इसी हैंडआउट के साथ जो है वो अटैच कर दूंगा। वैसे मैंने जब इंट्रोडक्शन दी थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा आपको कुछ समझाने की कोशिश की थी। होपफुली चीजें जो है वो आप लोग वहां से पिक कर लोगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी कोशिश करिए पिछले वाला जो लेक्चर है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, अगर आपके पास आज का दिन जो है उसमें काफी समय बच रहा है। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।